हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टेयर में। इस चैनल पे आपको मिलेगा स्टडी विद विजुअलाइजेशन, शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स, लर्न एंड अंडरस्टैंड ईजली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 1 का 2019-20 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस भी फ्रेंड्स को प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 मार्क का क्वेश्चंस। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन। हमें सजाइटल प्लेन और कोरोनल प्लेन को डिफाइन करना है। सजाइटल प्लेन इज द एनाटॉमिकल बाउंड्री दैट डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड। सजाइटल प्लेन जो है वो एनाटॉमिकल बाउंड्री होता है जो कि बॉडी को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करती है। नेक्स्ट आता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन इज द एनाटॉमिकल बाउंड्री दैट डिवाइड द बॉडी इनटू डोर्सल एंड वेंट्रल पार्ट। कोरोनल प्लेन वो प्लेन होता है जो कि बॉडी को डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ राइबोसम। हमें राइबोसम का फंक्शंस बताने हैं। इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है वो साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस की। यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट इज़ द बोन फॉर्मिंग सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं। द फॉर्म न्यू बोन a large cell responsible for synthesis and mineralization of bone। ये लार्ज सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोन की सिंथेसिस में और मिनरलाइजेशन में। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट इज़ द बोन ब्रेकिंग सेल्स फॉर रिपेयर एंड रीमॉडलिंग। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन ब्रेकिंग सेल्स होते हैं जो कि बोन को रिपेयर करते हैं और रीमॉडलिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ द सेल। हमें सेल का वेल लेबल डायग्राम बनाना है। तो इसमें हमने सेल का डायग्राम बना लिया छोटा सा। फिर हम उसमें लेबल करेंगे सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स। तो गाइज ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। हमें कैटाबॉलिज्म बताना है और एनाबॉलिज्म बताना है। द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम सिंपल वन। एनाबॉलिज्म एक प्रोसेस होती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। कैटाबॉलिज्म द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू सिंपल वन। कैटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होती है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अबाउट द टू मेन फंक्शंस ऑफ स्किन। हमें स्किन के दो फंक्शंस बताने हैं। फर्स्ट है हमें स्किन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा स्किन होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन एजेंट। मतलब कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पॉजिटिव एजेंट हो उससे प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम यूवी रेडिएशन। स्किन बॉडी को यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रोड एंड कोन सेल्स। रोड एंड कोन सेल्स के हमें पिगमेंट्स बताने हैं। रोड सेल्स कंटेन रोडोप्सिन पिगमेंट। रोड सेल्स जो होते हैं उसमें रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कोन सेल्स कंटेन आयोडोप्सिन पिगमेंट। जो कोन सेल्स होते हैं उसमें आयोडोप्सिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नेम द बोन्स प्रेजेंट इन द ईयर। ईयर के अंदर कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। फर्स्ट हमारी होती है मिलस। इसको हम हैमर बोन भी कहते हैं।
सेकंड बोन होती है इनकस, इसको हम एनविल बोन भी कहते हैं। और थर्ड बोन होती है स्टेपीज। नेक्स्ट है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। हमें ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन पे एक शॉर्ट नोट देना है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मीन्स दैट मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर लेवल 120/80 mm ऑफ Hg। 120 हमारा होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमें 120/80 मेंटेन करना होता है। इस प्रोसेस को हम ब्लड प्रेशर रेगुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय मैनेजिंग कार्डियक आउटपुट और बाय एडजस्टिंग ब्लड वेसल डायमीटर। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर किसके थ्रू होता है? या तो हम कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करें या फिर हम जो ब्लड की वेसल्स हैं उनका डायमीटर को मेंटेन करके अपना ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है डिफाइन ऑप्टिक डिस्क। हमें ऑप्टिक डिस्क को डिफाइन करना है। ऑप्टिक डिस्क इज़ द एरिया वेयर ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स टू रेटिना। देयर आर नो रोड सेल्स और कोन सेल्स। ऑप्टिक डिस्क एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व रेटिना से कनेक्ट होती है। उस एरिया को हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। इस एरिया में ना तो रोड सेल्स होते हैं और ना ही कोन सेल्स होते हैं। तो चलिए गाइस, हमने 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हमारा आता है 5 मार्क्स क्वेश्चन। देख लेते हैं हम सेक्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बता देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में हमने पहले तो पैसिव ट्रांसपोर्ट बता रखा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूज़न थ्रू चैनल्स और डिफ्यूज़न थ्रू फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स। इन 3 के थ्रू हमारा डिफ्यूज़न होता है। एक तो होता है डायरेक्ट डिफ्यूज़न और एक होता है चैनल्स के थ्रू डिफ्यूज़न और तीसरा होता है हमारा प्रोटीन्स के थ्रू डिफ्यूज़न। और ये होती है हमारी पैसिव प्रोसेस। सेकंड आती है हमारी एक्टिव प्रोसेस जिसमें हमारा एटीपी का यूज़ होता है। इसके एग्जांपल भी आप देख लेना। डिफ्यूज़न थ्रू लिपिड बाइलेयर, मतलब जो हमारी लिपिड की लेयर है उसके थ्रू डिफ्यूज़न हो रहा है, उसके थ्रू हमारा डिफ्यूज़न होता है ऑक्सीजन का। और डिफ्यूज़न थ्रू चैनल्स के थ्रू हमारा डिफ्यूज़न होता है आयंस का। और जो भी फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स है उसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है ग्लूकोज। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा यूज़ होता है जब भी हमारी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करना होता है, तब हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ लिपिड बाइलेयर कंटेनिंग प्रोटीन्स, चैनल्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है और इसमें प्रोटीन्स होते हैं, चैनल्स होते हैं और कुछ पेरिफेरल्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया है, तो अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। आयंस एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स कैनॉट पास विदाउट असिस्टेंट। मतलब ये एक गेट कीपर का काम करता है और ये आयंस को और जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको आने जाने में परमिट करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं जाएगा। सेकंड आता है हमारा प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर प्रोटीन एंजाइम्स। तो ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाता है एंजाइम्स को। मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल, मतलब ये जो सेल्स की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है कि सेल्स के अंदर कितना वाटर कंटेंट जाएगा, कितना वाटर एब्जॉर्ब होएगा और कितना एक्सक्रीट आउट होएगा। ये हो गया था। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल, मतलब ये एक सेल और दूसरे सेल दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करते हैं। मेंटेन आयनिक कंसंट्रेशन, ये आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है क्योंकि ये सभी आयंस को परमिट देता है। मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल, मतलब ये सेल की शेप और साइज को मेंटेन करता है। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा राइट नोट डाउन ऑन सेकंड क्वेश्चन है हमारा राइट नोट ऑन इरिथ्रोपोइसिस।
इरिथ्रोपोइसिस पे हमें एक नोट लिखना है। चलिए देख लेते हैं। इरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इरिथ्रोपोइसिस क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है आरबीसीज के बनने की। इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस ऑकर इन यॉक सैक। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस होती है वो हमारी यॉक सैक में होती है, लीवर में होती है और स्प्लीन में होती है। आफ्टर बर्थ इरिथ्रोपोइसिस ऑकर इन रेड बोन मैरो, रिब्स, फीमर, वर्टिब्रल कॉलम, बोन्स एक्सेट्रा। बर्थ के बाद जो इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस होती है वो हमारी रेड बोन मैरो में होती है और सभी लॉन्ग बोन्स में होती है। रेट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन। आरबीसी फॉर्मेशन की जो रेट है वो कंट्रोल होता है इरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन से, जो कि सिक्रीट करते हैं किडनी। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज़ 120 डेज। आरबीसीज की जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज होती है। 120 डेज के बाद आरबीसी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आरबीसी डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम इरिथ्रोपोइटिन स्टेम सेल्स। आरबीसी डेवलपमेंट जो होता है, आरबीसी आरबीसी जो होता है वो इरिथ्रोपोइटिन ब्लड स्टेम सेल से ही फॉर्मेशन होता है उसका। चलिए इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस देख लेते हैं। प्लूरिपोटेंट सेल कन्वर्टेड इनटू प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, मतलब ये जो है ये डेवलप हो जाते हैं और कन्वर्ट होते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में, और प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो कन्वर्ट होता है इरिथ्रोब्लास्ट में, और फिर इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो कन्वर्ट होता है रेटिकुलोसाइट्स में, और रेटिकुलोसाइट्स कन्वर्ट होता है इरिथ्रोसाइट्स में। तो ये हमारी इरिथ्रोपोइसिस की ये साइकिल है, इसी के थ्रू हमारा इरिथ्रोपोइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। हमें लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बताना है और फंक्शन बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। अ लॉन्ग बोन इज़ अ बोन दैट हैज़ शाफ्ट एंड 2 एंड्स एंड इज़ लॉन्गर देन इट्स वाइड। लॉन्ग बोन एक बोन होती है जिसकी एक शाफ्ट होती है और 2 एंड्स होते हैं, और ये इसकी चौड़ाई से ज़्यादा लंबी होती है। उस बोन को हम लॉन्ग बोन कहेंगे। लॉन्ग बोन कंटेन एपिफिजियल लाइन। लॉन्ग बोन के पास एपिफिजियल लाइन होती है। चलिए गाइस इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, इसमें 2 एपिफिजियल्स हैं, एपिफाइसिस हैं, जिसको हम एंड्स भी कहते हैं, और बीच में एक शाफ्ट है जिसे हम डाइफाइसिस कहते हैं। और इसमें एपिफाइसिस में रेड बोन मैरो होती है और डाइफाइसिस में कैविटी होती है जिसमें येलो बोन मैरो और ब्लड वेसल्स होती हैं। वहीं अगर इनके एपिफाइसिस पे देखें तो एपिफाइसिस के सरफेस पे आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होता है जिसके द्वारा ये दूसरी बोन से जुड़ती हैं। चलिए देख लेते हैं। और इसके कॉर्नर्स पे जो होती है एपिफाइसिस जो होती है वो स्पंजी बोन्स होती हैं, और जो सेंटर में शाफ्ट होती है वो कॉम्पैक्ट बोन होती है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। लॉन्ग बोन कंटेन रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, स्पंजी बोन, कॉम्पैक्ट बोन, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। लॉन्ग बोन में रेड बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो होती है, स्पंजी बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होता है, एपिफाइसिस होते हैं 2, और एक डायफाइसिस होता है। चलिए लॉन्ग बोन के फंक्शंस देख लेते हैं। सपोर्ट बॉडी वेट एंड ट्रांसमिट टू लोअर रीजन। लॉन्ग बोन जो है वो बॉडी वेट को सपोर्ट करता है और नीचे की तरफ ट्रांसमिट करता है लोअर रीजन में। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये लॉन्ग बोन जो भी होती है उसमें स्पंजी बोन होती है जिसके अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जो कि रेड बोन मैरो हेल्पफुल होती है बोन सेल्स ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट फंक्शन है इसका फैसिलिटेट मूवमेंट। लॉन्ग बोन्स जो होती है वो मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। स्टोर एंड रिलीज मिनरल्स। लॉन्ग बोन्स जो होती है वो कैल्शियम की होती हैं और इसमें फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है, जो कि इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस को स्टोर करती हैं और उसको मिनरल
मतलब बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस के जो लेवल है उसको मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग। हमें हेयरिंग का मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी बतानी है। हेयरिंग इज द प्रोसेस बाय विच ईयर ट्रांसफॉर्म साउंड वाइब्रेशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनटू नर्व इम्पल्स दैट आर कन्वेड टू ब्रेन। हेयरिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट करा जाता है नर्व इम्पल्स में, और जो कि बाद में ब्रेन तक पहुंचती है। चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। पिन्ना रिसीव साउंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो पिन्ना है हमारा, ये साउंड वेव्स को रिसीव करता है। नेक्स्ट है साउंड वेव्स रीच द ईयर ड्रम। साउंड वेव जो है वो रीच करती है ईयर ड्रम की तरफ और ईयर ड्रम से टकराती है। ईयर ड्रम को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वाइब्रेशंस ट्रांसफर टू कॉक्लिया विद द हेल्प ऑफ ऑसिकल्स। ये जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, जो ईयर में बोन्स प्रेजेंट होती है, 3 बोन्स होती है जिनको ईयर ऑसिकल्स भी कहा जाता है, उसी की हेल्प से जो वाइब्रेशंस होती हैं वो कॉक्लिया तक पहुंचती है। ये हमारा जो रीजन है वो हमारा कॉक्लिया होता है। रिपल्स आर प्रोड्यूस इन द फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया। कॉक्लिया के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर मतलब वेव्स बनती है। जब ये वाइब्रेशंस जो हैं वो कॉक्लिया से टकराती हैं तो कॉक्लिया के अंदर जो रीजन है उसमें वाटर और फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर वेव्स प्रोडक्शन होता है। वो जो फ्लूइड है वो वेव की तरह मूव होना स्टार्ट होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट इनसाइड द कॉक्लिया। कॉक्लिया में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टीरोसीलिया कहते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर मूव ड्यू टू रिपल्स। वो जो वेव्स बन रही थी कॉक्लिया के अंदर, वो जो हेयर्स प्रेजेंट है उसको हिलाती है, मतलब उसको मूव करती है। इन वेव्स के वजह से ये जो हेयर्स हैं कॉक्लिया के अंदर वो मूव होते हैं। आयरन रस्ट इनटू टॉप ऑफ हेयर सेल्स कॉजिंग रिलीज ऑफ कैल्शियम एट द बॉटम ऑफ हेयर सेल। मतलब आयरन रस्ट होता है, आयंस रस्ट होती है हेयर सेल्स में, जिसकी वजह से जो केमिकल होता है वो रिलीज होता है और ये केमिकल बाइंड होता है ऑडिटरी नर्व्स के साथ। दिस केमिकल बाइंड टू ऑडिटरी नर्व्स विच क्रिएट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच ट्रैवल ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। ये जो केमिकल रिलीज हुआ है हेयर सेल की मूवमेंट से, वो केमिकल बाइंड होता है ऑडिटरी नर्व के साथ, और ये जो ऑडिटरी नर्व के साथ बाइंड होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कह सकते हैं, वो ट्रैवल होती है ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक। मतलब ये जो ओवरऑल जो है, ये सबसे पहले जो एयर साउंड वेव्स आएंगी वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराएंगी। इसके वजह से ये ऑसिकल्स जो हैं इन वेव्स को वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करके कॉक्लिया तक पहुंचाते हैं, और कॉक्लिया में फ्लूइड प्रेजेंट होता है और हेयर्स लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टीरियोसीलिया कहते हैं। इस वाइब्रेशन से वो फ्लूइड मूव होगा और उस फ्लूइड मूव होने के कारण जो स्टीरियो सेल्स होते हैं, मतलब जो हेयर लाइक सेल्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसमें वाइब्रेशन होती है, वो मूव होता है, और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर मूव होने के कारण एक केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल बाइंड होता है ऑडिटरी नर्व्स के साथ, और ये ऑडिटरी नर्व इम्पल्स जनरेट करती हैं जो कि ब्रेन तक पहुंचती है, और यही हमारा मैकेनिज्म है हेयरिंग का। तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, राइट द नोट ऑन डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट। मतलब हमें नोट लिखना है हार्ट डिसऑर्डर्स पे। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे यहाँ 5 डिसऑर्डर्स हमने देख रखे हैं यहाँ: कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियक अरिदमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो चलिए देख लेते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, it is the condition in which the heart does not pump the blood properly to match the normal demand। कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट होता है वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पाता। नेक्स्ट होती है
कार्डियक रिदमिया, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडीशन, ये ग्रुप ऑफ कंडीशंस है जिसमें हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टू फास्ट हो जाएगी, या फिर बहुत कम हो जाएगी। इसमें दो कंडीशंस आती हैं, टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया। फास्ट अबव 100 बीट पर मिनट, मतलब जब हार्ट बीट 100 बीट से ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब जब हार्ट बीट हमारी नॉर्मल जो पंपिंग है हमारी हार्ट की उससे ज़्यादा हो जाएगी, उसे हम टैकीकार्डिया भी कहते हैं। और जब हमारी हार्ट बीट 60 या 60 से नीचे हो जाएगी उसे हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। थर्ड हमारी डिजीज़ है हाइपरटेंशन, अ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज़ परसिस्टेंट एलिवेटेड, मतलब ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ होती है जिसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरी का बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अबव द नॉर्मल कंडीशंस। जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है 120/80, और जैसे ये 120/80 ये हो जाए 150/90, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरटेंशन। और इसी के अपोजिट फोर्थ कंडीशन आती है हमारी हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर स्पेशली इन आर्टरीज ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन की जो आर्टरीज है उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाना। जैसे ये 120/80 mmHg हमारा होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अगर यही हमारा 100/60 हो जाए तो ये हमारा हाइपोटेंशन कंडीशन आ जाएगी। और लास्ट हमारा फिफ्थ डिसऑर्डर आता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, when blood flow stop to a part of heart causing damage of heart muscle, मतलब हार्ट के किसी भी पार्ट में ब्लड फ्लो का रुक जाना, मतलब किसी भी पार्ट में अगर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड हाई होगी और ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी, जिसकी वजह से वहाँ के जो सेल्स हैं वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमने ये 5 डिसऑर्डर्स इसके कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिस्कस इन डिटेल अबाउट लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। हमें लिम्फ सर्कुलेशन को डिस्कस करना है और फंक्शंस बताने हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। लिम्फेटिक सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ टिश्यू और ऑर्गन दैट हेल्प रिड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स, वेस्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स, मतलब ये एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे टिश्यूज़ का नेटवर्क होता है जो कि मदद करता है बॉडी से टॉक्सिक प्रोडक्ट या सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए, या वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, या अनवांटेड जो भी मटेरियल है जो भी बॉडी के लिए अनवांटेड है उसे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या कॉजेटिव एजेंट है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फ होता है और लिम्फ नोड्स होती हैं। फ्लूइड दैट फॉल्स आउट ऑफ ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कुलेशन इज फिल्टर्ड थ्रू लिम्फ नोड टू रिमूव बैक्टीरिया एंड अदर मैटर्स। जो भी लिम्फ है सर्कुलेट होकर आ चुका है और उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो फिल्टर्ड होता है लिम्फ नोड की हेल्प से, जिसके अंदर बैक्टीरिया और जो भी मैटर होता है वो रिमूव हो जाता है लिम्फ में से। दिस फ्लूइड इज देन ट्रांसपोर्टेड बैक इन द ब्लड स्ट्रीम। ये जो लिम्फ जो फिल्टर हो चुका है लिम्फ नोड के हेल्प से वो वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में। व्यू द लिम्फ वेसल की हेल्प से वो वापस ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट कर दिया जाता है। लिम्फ ओनली मूव इन वन डायरेक्शन, लिम्फ जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, ये वन यूनिडायरेक्शनल है। टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट्स की तरफ एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। चलिए लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस देख लेते हैं। एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टिव ट्रैक फैट, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक या भी जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में है वहाँ हमने लैक्टियल्स देखे थे जिसमें लिम्फ फ्लो होता है और वहाँ लैक्टियल्स में फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। जो भी फैट लैक्टियल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है वो सीधा लिम्फ में जाता है। मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड लेवल, मतलब ये बॉडी फ्लूइड लेवल
को मेंटेन करता है, प्रोटेक्टिंग यूर बॉडी फ्रॉम इलनेस एंड कॉजेटिव इन्वेडर्स। जो भी कॉजेटिव एजेंट्स है, ये जो भी इन्वेडर्स हैं, जो भी आपकी बॉडी में बीमारी बना सकते हैं या बीमार कर सकते हैं आपको, वो लिम्फ जो है इससे बचाता है, इन एजेंट से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। हमें ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म डिस्क्राइब करना है। चलिए देख लेते हैं। ब्लड कोएगुलेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल। ब्लड कोएगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड जो है चेंज होता है लिक्विड से जेल में और क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। In other words, the process of formation of clot in the blood is called blood coagulation. दूसरे शब्दों में कहें तो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को हम ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। मतलब ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को हम ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस प्रिवेंट्स द एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग ब्लड सेल वेसल इंजरी। मतलब ब्लड वेसल की इंजरी के दौरान ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग को, मतलब ज़्यादा ब्लड लॉस ना होए। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। फर्स्ट होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और थर्ड होता है क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन फैक्टर। फर्स्ट, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। स्मूथ मसल इन द ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट। स्मूथ मसल जो होती है ब्लड वेसल के अंदर वो कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होती है। कोलेजन एक्सपोज्ड वस्कुलर स्पैज्म ऑकर। इट रिड्यूस ब्लड लॉस फॉर सेवरल मिनट बट नॉट फॉर परमानेंट। कोलेजन एक्सपोज होते हैं, जो वस्कुलर स्पाज्म होता है, मतलब ये जो वस्कुलर सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं। इट रिड्यूस ब्लड लॉस फॉर सेवरल मिनट्स, मतलब ये कुछ मिनटों के लिए ब्लड लॉस को स्टॉप कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है, बट ये परमानेंट नहीं होता। नेक्स्ट होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इट ऑकर आफ्टर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल बट बिफोर द क्रिएशन फिब्रिन मैश क्लॉट। मतलब ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद होता है और फिब्रिन मैश क्लॉट बनने से पहले होता है। इट कैन रेफर टू अस प्राइमरी होमोस्टेसिस, मतलब इसको हम प्राइमरी होमोस्टेसिस भी कहते हैं। चलिए इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म है। प्लेटलेट एडेशन। सबसे पहले प्लेटलेट एडेशन होता है। एक्सपोजर ऑफ इंडोथीलियल एक्सपोज होंगे। एक्सपोजर ऑफ कोलेजेंस एक्सपोज होंगे। प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रिक्ट टू डैमेज एरिया। प्लेटलेट जो है वो कॉन्टैक्ट होएगी और स्टिक होएगी डैमेज एरिया पे, मतलब जो भी डैमेज एरिया, जो भी कट हमारा लगा है यहाँ पे प्लेटलेट आके स्टिक हो जाएंगे। प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। प्लेटलेट बिकम एक्टिवेटेड। प्लेटलेट जो कांटेक्ट में आई है वो अटैच होके एक्टिवेट हो जाएगी। दे एक्सटेंड मैनी प्रोजेक्शन, वो बहुत सारी प्रोजेक्शंस को एक्सटेंड कर लेगी। और रिलीज एडीपी थ्रोम्बैक्सिन एक्टिवेटर नियर बाय प्लेटलेट, मतलब जो प्लेटलेट अटैच हो चुकी है वो एडीपी को रिलीज़ करेगी और थ्रोम्बैक्सिन एक्टिवेटर को रिलीज़ करेगी, जो कि नियर बाय प्लेटलेट्स को इनवाइट करता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। थर्ड आता है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर दो पाथवे होते हैं इसके। पहला होता है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जो डैमेज एरिया वो कांटेक्ट आए उसका कांटेक्ट होगा क्लॉटिंग फैक्टर 12 से, और ये क्लॉटिंग फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर देगा। और ये जो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 12 है वो कन्वर्ट करेगा 11 को 11A में, मतलब ये क्लॉटिंग फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर देगा और क्लॉटिंग फैक्टर 11 एक्टिवेट करेगा 9 को 9A में, और क्लॉटिंग फैक्टर 9 कन्वर्ट करेगा क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में। इसी तरीके से एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है इसमें क्या होगा, टिश्यू फैक्टर है। सबसे पहले इंजरी होगी, इंजरी की वजह से जो क्लॉटिंग फैक्टर 7 है वो कन्वर्ट होगा क्लॉटिंग फैक्टर 7A में, और क्लॉटिंग फैक्टर 7 और टिश्यू फैक्टर दोनों मिलके कन्वर्ट करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में,
और क्लॉटिंग फैक्टर 10A यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। दोनों क्लॉटिंग फैक्टर 10A कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन एक्टिवेटर को, और क्लॉटिंग फैक्टर 10A जो है वो एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन एक्टिवेटर को, और थ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन्स में, और ये बहुत सारे फिब्रिन्स अटैच होके एक क्लॉट की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका है। हमने 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी, जो कि हमारा 10 मार्क्स का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हमें स्केलेटल सिस्टम को क्लासीफाई करना है और हमें स्ट्रक्चर और फंक्शंस बताने हैं वर्टिब्रल कॉलम के। स्केलेटल सिस्टम इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम इंटरनल फ्रेमवर्क होता है और ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट 200 बोन्स इन एडल्ट। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 हड्डियाँ होती हैं। द बोन मास ऑफ स्केलेटल मेक अबाउट 40% ऑफ टोटल वेट। मतलब जो स्केलेटल सिस्टम का जो मास है वो 14% होता है टोटल बॉडी वेट की। बोन इज द रिजर्वायर ऑफ सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मतलब बोन्स जो है वो रिजर्वायर की तरह एक्ट होती हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस की, जो कि मिनरलाइजेशन में हेल्प करती हैं। बोन बेसिक फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन। मतलब बोन का बेसिक फंक्शन होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, एक्सेट्रा। चलिए क्लासीफाई कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। हमने स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। चलिए इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन को हमने फर्दर कई क्लासेस में डिवाइड करा गया है। एक्सियल स्केलेटन में आती हैं क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, हायोइड, ईयर ऑसिकल्स, वर्टिब्रल कॉलम्स, रिब्स और स्टर्नम। ये 7 बोन्स जो हैं हमारी एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। इसी तरीके से अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है हमारे अपर लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल, लोअर लिम्ब, पेल्विक गर्डल। ये 4 पार्ट जो मेन सब पार्ट हैं वो हमारे अपेंडिकुलर बोन्स में आते हैं। तो गाइस हमने क्लासिफाई कर लिया है इन दोनों स्केलेटल सिस्टम को। आपको इन सब के पार्ट्स भी लिखना है और इनके बारे में भी लिखना है कि क्रेनियल बोन्स में कितनी बोन्स आती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉलम, स्पाइन, बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम को स्पाइनल कॉलम, स्पाइन और बैकबोन भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट 26 बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं, जिसमें 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर और 1 सैक्रल और 1 कॉकिक्स बोन होती है। इसी तरीके से इन अर्ली स्टेज इट कंसिस्ट 33 बोन्स। मतलब इन अर्ली स्टेज या जब न्यू बोन होता है उसमें 33 बोन्स होती है वर्टिब्रल कॉलम में, जिसमें 7 सर्वाइकल होती है और 12 थोरैसिक बोन्स होती हैं, 5 लंबर्स होती हैं, 5 सैक्रल होती हैं और 4 कॉकिक्स होती हैं। ये जो 5 सैक्रल है ये बाद में जॉइंट होके एक सैक्रल बनाती हैं, और इसी तरीके से ये जो 4 कॉकिक्स हैं ये बाद में जॉइंट होके एक कॉकिक्स की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल बॉडी सपोर्ट और सेंट्रल बॉडी पिलर। स्पाइनल कॉर्ड को या वर्टिब्रल कॉलम को सेंट्रल बॉडी सपोर्ट भी कहा जाता है और इसको सेंट्रल बॉडी पिलर्स भी कहते हैं। कंटेन इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क मेड अप ऑफ फिब्रोकार्टिलेज। इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो कि फिब्रोकार्टिलेज से बनी होती है, जो कि हमारा बॉडी वेट को सपोर्ट देता है। चलिए वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शंस देख लेते हैं। इट सपोर्ट द हेड एंड ट्रंक, ट्रांसमिट बॉडी वेट। ये सपोर्ट करती है हेड और ट्रंक को
और जो भी बॉडी वेट है उसको ट्रांसमिट करती है लोअर रीजन में। हेल्प्स इन इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस जो भी रेड ब्लड सेल्स बनने की प्रोसेस है वो भी इसमें होती है। अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर रिब्स, मतलब ये रिब्स को एक अटैचमेंट पॉइंट्स भी प्रोवाइड करती है। रिब्स आके वर्टिब्रल कॉलम से ही जुड़ती हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ हार्ट। हार्ट का हमें डायग्राम बनाना है। एक्सप्लेन इन डिटेल कार्डियक साइकिल, हमें कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करना है और हार्ट का डायग्राम बनाना है। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट हार्ट ब्लड वेसल, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होती हैं। इट मेनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड हार्ट इज वर्क एज पंप टू मेंटेन फ्लो ऑफ ब्लड। ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और इसमें जो हार्ट होता है वो एक पंप की तरह काम करता है और इसका मेन फंक्शन होता है कि ब्लड को फ्लो करवाना। हार्ट कंटेन 4 चैम्बर्स, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें ये 4 चैम्बर्स हैं। ब्लड वेसल एंड सम हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स जो होती हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा एक नीट डायग्राम बना दीजिएगा आप। जिसको टफ वाला डायग्राम नहीं याद होता वो ये वाला डायग्राम इजीली बना सकता है। ये हमारी वेना कैवा और ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये है हमारा सेमिलुनर वॉल्व। यहाँ से ब्लड आएगा, ये यहाँ राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड की हेल्प से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और यहाँ से सेमिलुनर वॉल्व के थ्रू हमारा ब्लड लंग्स में चला जाएगा और लंग्स से हमारा पल्मोनरी वेन की हेल्प से हमारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा ब्लड और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा आयोटिक वॉल्व के थ्रू हमारा टिश्यूज में पहुँच जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी डायग्राम है, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्डियक साइकिल। इट इज़ अ कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट इन हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट, मतलब एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट आने तक जो भी मतलब इवेंट्स होते हैं उसकी एक साइकिल को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक मसल डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मसल्स इन द बॉडी, कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो सभी मसल्स से डिफरेंट होती हैं। हार्ट मसल हैज़ इट्स ओन इम्पल्स जनरेटिंग मैकेनिज्म फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हार्ट मसल्स का अपना एक खुद का इम्पल्स जनरेशन मैकेनिज्म होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए। स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, चलिए कार्डियक साइकिल्स के स्टेजेस देख लेते हैं। टेकिंग 74 बीट पर मिनट एज एन एग्जाम्पल, ईच साइकिल टेकन अबाउट 0.8 सेकेंड, मतलब ईच साइकिल जो भी एक साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। ये हमारे स्टेजेस हैं कार्डियक साइकिल की। पहला होता है एट्रियल सिस्टोल जो कि होता है हमारा 0.1 सेकेंड का। दूसरा होता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि होता है हमारा 0.3 सेकेंड का। फिर होता है हमारा कंप्लीट डायस्टोल जो कि होता है हमारा 0.4 सेकेंड का। 0.1, 0.3 और 0.4 टोटल मिला के हमारा हो गया 0.8। ये 3 स्टेजेस है जिनको मिला के हमारी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आता है एट्रियल सिस्टोल। इट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल ऑफ द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है लेफ्ट और राइट एट्रिया का, मतलब ये जो एट्रियाज हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। एज एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ब्लड प्रेशर in each atrium increase, forcing additional blood into ventricles. The additional blood flow of blood is called atrial kick. एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये जो भी एट्रियम में ब्लड होता है वो हमारा वेंट्रिकल्स में पुश होता है और इसी ब्लड पुश को हम एट्रियल किक के नाम से जानते हैं। तो हमारा ये हो गया एट्रियल सिस्टोल। नेक्स्ट आता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल ऑफ द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल।
वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स का। चलिए देख लेते हैं। पहले हमारा हुआ एट्रियल सिस्टोल, जिसमें हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो एट्रियम में ब्लड था वो हमारा पहुंच गया था वेंट्रिकल्स में। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स में हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है सेमिलुनर वॉल्व के अंदर पहुंच जाएगा। यहाँ से हमारा ब्लड रिलीज हो जाएगा वेंट्रिकल से। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कुछ नहीं था, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। फिर आता है हमारा कंप्लीट डायस्टोल। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स देयर इज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, अ पीरियड ऑफ 0.4 सेकेंड व्हेन एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स। वेंट्रिकल और एट्रियल और वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद कंप्लीट डायस्टोल हो जाता है। इस पे कंप्लीट डायस्टोल में हमारा जो भी एट्रिया है और जो भी वेंट्रिकल्स हैं दोनों ही रिलैक्स पोजीशन में पहुंच जाते हैं। और ये हमारा होता है 0.4 सेकेंड का। 0.4 सेकेंड वो रिलैक्स होने के बाद दोबारा ये साइकिल सेम तरीके से स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कार्डियक साइकिल में कुछ भी नहीं है, ये 3 स्टेजेस हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल। इसमें आपको पता ही लग गया, इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे दोनों, ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। और इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो आगे पुश हो जाएगा। और इन दोनों के बाद कंप्लीट डायस्टोल में जो हमारा पूरा हार्ट है वो रिलैक्स पोजीशन में पहुंच जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। डिफाइन सेल डिवीज़न। हमें सेल डिवीज़न को डिफाइन करना है। डिस्कस अबाउट द सोमैटिक सेल डिवीज़न, और हमें सोमैटिक सेल डिवीज़न के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच सेल मल्टीप्लाई इन्वॉल्विंग बोथ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न इज नॉन एज सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न दोनों ही होती है। इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। में हमारा नेक्स्ट हमारा है डिस्कस अबाउट द सोमैटिक सेल डिवीज़न। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सोमैटिक सेल डिवीज़न कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सोमैटिक सेल डिवीज़न जो होता है उसको हम माइटोसिस को ही हम सोमैटिक सेल डिवीज़न कहते हैं। फिर हम माइटोसिस को हम एक बार डिफाइन कर देते हैं, फिर हम इसकी प्रोसेस लिखेंगे। 1 पेरेंट सेल गिव राइज टू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल्स जो होता है वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है। इट इज़ न्यूक्लियर डिवीज़न साइटोकाइनेसिस। इन साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न occur in billion of cells each day. माइटोसिस जो होता है ये हर बिलियंस ऑफ सेल्स, एक दिन में बिलियंस ऑफ सेल्स में होता है। नीड फॉर टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ। माइटोसिस टिश्यू रिपेयर और ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना टिश्यू रिपेयर और ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसके फेजेस में आ जाते हैं हम। फर्स्ट हमारा आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम बन जाते हैं, और न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। सेंट्रियोल मूव्स होना स्टार्ट हो जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ और फॉर्म करते हैं एस्टर्स। नेक्स्ट प्रोफेज के बाद हमारा आता है मेटाफेज। मेटाफेज में जैसा कि आप इसको हम इमेज की हेल्प से भी समझते हैं, डायग्राम की हेल्प से। इसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना है। ये अर्ली प्रोफेज था। इसमें फिर लेट प्रोफेज में हमारे जो है क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस हो गए हैं, और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ब्रेक हो चुका है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव भी हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में होता है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू इक्वेटोरियल प्लेट एंड अलाइंड। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर्स से अटैच हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो प्लेट होती है हम इसको इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तो गाइज इस मेटाफेज में यही होता है, काइनेटोकोर्स अटैच होते हैं और क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे।
नेक्स्ट हमारा आता है, थर्ड आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज में आता है सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट। जैसा कि आप एनाफेज में देख रहे हैं, सेंट्रोमेयर्स जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स टू अपोजिट पोल्स, ये अपोजिट पोल्स की तरफ अपने अपने स्प्लिट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टीलोफेज। डॉटर क्रोमोसोम्स रीच द पोल्स एंड फॉर्म टू न्यू न्यूक्लियाई। टीलोफेज में जो होता है डॉटर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स को रीच कर लेते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और फॉर्म करते हैं 2 न्यूक्लियाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक न्यूक्लियाई है, ये दूसरा न्यूक्लियाई है। ये 2 न्यूक्लियाई टीलोफेज में फॉर्म हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER रिफॉर्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म। मतलब जो भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो रिफॉर्म हो जाती हैं, मतलब दोबारा बनना स्टार्ट हो जाती हैं। साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ पेरेंटल सेल इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। जो ये हमारा टीलोफेज था और ये हमारा साइटोकाइनेसिस है। यहाँ से इस ये नेक्स्ट स्टेप ये होगा। इसमें क्या होता है, जो पेरेंटल सेल होता है वो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। पहले हमारा न्यूक्लियस ब्रेक हुआ था, फिर हमारा साइटोप्लाज्म ब्रेक हो रहा है और 2 डॉटर सेल्स जो है, ये पहला डॉटर सेल्स ये है, दूसरा डॉटर सेल्स ये है, 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा फिर ये ग्रोथ होएगी इन दोनों सेल्स की और ये फिर आगे जाके दोबारा प्रोफेज में मतलब अपना दोबारा साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो इस वे में साइकिल चलती है। सबसे पहले होता है अर्ली प्रोफेज, फिर लेट प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस से फिर ग्रोथ होती है, फिर दोबारा ये डिवीज़न के लिए तैयार होते हैं। चलिए सिग्निफिकेंस देख लेते हैं माइटोसिस के। माइटोसिस के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? रिपेयर ऑफ इंजर्ड पार्ट, इंजर्ड पार्ट को या इंजर्ड सेल्स को रिपेयर में हेल्प करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बॉडी ग्रोथ इज़ बाय माइटोसिस, जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की हेल्प से होती है। इन यूनिसेलुलर माइटोसिस इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर में माइटोसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। माइटोसिस ओकर फॉर कंटिन्यूस ग्रोथ, कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए माइटोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एसेंशियल नीड है, तभी कंटिन्यूस ग्रोथ होगी। तो चलिए गाइस इसी के साथ वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें।